ऐसा हुआ कि मारपीट वाली स्थिति हो गई हो, आपने कभी किसी को मार दिया हो, उठा पटक दिया हो? मैं कहूँ तो मुझे कैटरीना कैफ पसंद थी। अच्छा। क्योंकि तो गुस्सा कैसे कंट्रोल करे सर, बहुत गुस्सा वगैरह आता है। ये सब मैं कई जगह बाबा लोग का सुनता हूँ। तो मैं एक जगह लाइन में ऐसा खड़ा था, वहां से अमिताभ बच्चन जी ऐसे साथ में मतलब जस्ट हाथ के डिस्टेंस के बाजू से गुजरे। देखो रास्ते में कितने खूबसूरत बाप रे। ये मैंगो दिख रहे हैं इतने आम यहाँ, मतलब ये सड़कों पे इतने तरीके से। सर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? मेरे को पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, और मैं ये बोल के रखा था कि अमित सिरपुरकर को 2 मिनट में मैं पटकूंगा। ऐसे ही अगर कोई गाली दे रहा है, मैं नहीं ले रहा। आप नहीं ले रहे हो तो गाली किसके पास रहेगा? उसके पास अपना रखे, अपनी गाली रखे और गाली लेकर के। शिक्षा महज हिंदी के 2 शब्द हैं और बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन मायने बहुत बड़े हैं। एजुकेशन को लेकर के पहले जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद से तमाम सारी जब चीज़ें लाइन पे आने लगी, तो ये हुआ कि फ्री एजुकेशन, सबको एजुकेट करना था, सबको शिक्षित करना था। और तमाम बड़े महापुरुष, चाहे वो फिर नेहरू हों, डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे वो तमाम जो इस मुहिम से जुड़े थे, उन्होंने शिक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा महत्वता दिखाई थी। एजुकेशन के साथ साथ कई सारी चीज़ों में दाम तय हो गया, कीमतें अदा होने लगी, और कीमतों का जो भार था वो इतना बढ़ते गया, इतना बढ़ते गया, इतना बढ़ते गया कि एजुकेशन या शिक्षा हासिल करने के लिए जो बच्चे पीठ में बस्ता लेके जाते थे, उसके भार से कहीं ज़्यादा भार उस कीमत का हो गया। और इसमें आप यूँ कहेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होने लगी जो फिर थोड़ा सा सोचने चिंतन करने में थोड़ा अजीब लगता था कि यार एजुकेशन में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट बड़े बड़े खुले, महाविद्यालय आए, कोचिंग क्लासेस घर से शुरू हुई, और घर से शुरू हुई क्लासेस ने इतना बड़ा व्यापार पकड़ा, इतना बड़ा व्यवसाय बनाया कि काफ़ी लोग फलीभूत हुए। कुछ लोगों ने सिर्फ कीमत के लिए ही ट्यूशन क्लासेस और कोचिंग क्लासेस खोल ली, तो कुछ लोगों ने उसको शिक्षा के माध्यम से भी आगे बढ़ाया। भी का तात्पर्य इसलिए क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं ज़रूरी तो है आज की डेट में, और उसके साथ साथ जिस तरह से एजुकेशन दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि जो आप किताब होती है उस किताब को खोल दिए, पढ़ लिए और उसके बाद फिर चीज़ें ऐसे, वो नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है आपके अंदर। आप भीड़ में आप बोल पा रहे हैं और आपका पैर अगर डगमगा नहीं रहा है तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के भिलाई जैसे विकसित शहर में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया, और इसीलिए शायद भिलाई को एजुकेशन हब भी बोला गया। तमाम सारी मैं खबरें करते रहता हूँ, क्राइम से जुड़ी खबरें आप ज़्यादातर मेरी देखते हैं, लेकिन आज एजुकेशन की एक ऐसी खबर जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग भी पूछ रहे थे कि एजुकेशन को लेकर के आप बातचीत क्यों नहीं करते, बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि बाहर से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और यहाँ पर अगर स्थिति ऐसी निर्मित होगी तो फिर आप क्यों आएगा, और एजुकेशन हब का नाम कहीं डगमगा मच जाए, इसको लेकर के कई लोग हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक शख्स हैं जो एक ऐसे सब्जेक्ट से जुड़े जिस सब्जेक्ट को एक समय पूछा नहीं जाता था। मैं जैसे ही वो सब्जेक्ट बताऊंगा आप समझ जाएंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ। कॉमर्स। अब आगे आप बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉमर्स गुरु मेरे साथ हैं, और वो उस वक्त कॉमर्स को इन्होंने पकड़ा जब कॉमर्स को लोगों की पूछ परख नहीं थी, लोग बहुत कतराते थे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ हम कर चुके हैं आपके साथ, बहुत सारे वीडियोज़ हम शूट कर चुके हैं, लेकिन लगातार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सफ़र जो है अधूरा सा है। आज इसलिए हम लोग कार में निकल गए, हमने सोचा कि इंटरव्यू जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसी नॉर्मली बातचीत की जाए एजुकेशन को लेकर के। जब आप कॉमर्स को लेकर के आए, उस समय कॉमर्स यहाँ था ही नहीं। लोग तो मतलब कुछ साल तक तो आपको भी सर्वाइव करना पड़ेगा, जब स्टूडेंट के माँ बाप बोलते थे कि यार क्या करोगे ये लेके, इस तरह की स्थिति थी। तो कैसे आप उसको, आज संयोग ऐसा है कि आज उन्हीं सड़कों पे हम गुजर रहे हैं जिन सड़कों को देख के मुझे लगा कि कॉमर्स महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण विषय है। IIT, PET, PMT की कोचिंग यहाँ बहुत पहले से चलते आई है, चलते रही है, लेकिन कॉमर्स को लेकर के कोई फील्ड में नहीं उतरता था। और क्लासरूम में भी जब कोई बच्चा कॉमर्स लेता था
तो ऐसा माना जाता था कि क्लासरूम का सबसे बेवकूफ़ बच्चा है, स्कूल का बेवकूफ़ बच्चा है। और साइंस के लोग बड़े अलग दृष्टि से उसे देखा करते थे, क्योंकि यहाँ दो ही शब्द, भिलाई में खास तौर से जो भलाई की नगरी से समझी जाती है, यहाँ दो ही शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक, जो मैं कई बार अपने इंटरव्यू में ये बात कहा भी हूँ, कि प्लांट से निकलने वाला धुआं देख करके लोगों को लगता था इंजीनियर साहब बनना है बच्चे, बनना है। और जब थोड़ा तबीयत खराब होती थी तो वही एक सड़क जो है सेक्टर 9 हॉस्पिटल से जो जुड़ती है, डॉक्टर साहब, तो वहाँ डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो दो ही चीज़ होती थी कि या तो इंजीनियर साहब बेटे को बनाना है या डॉक्टर साहब बनाना है। लेकिन जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, मुझे लगा कि ये रास्ता इतना लंबा है कि यहाँ से कॉमर्स की भी एक दुनिया शुरू हो सकती है। तो वहाँ से कॉमर्स की दुनिया की शुरुआत मेरे अंदर एक जज्बा जागा, और मैं पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट 1994 में सिविक सेंटर में लेकर के आया कॉमर्स का। तो लोगों का कहना ये था कि कोचिंग थोड़ी कॉमर्स की चलती है, कॉमर्स कोचिंग चलेगी थोड़ी, बंद हो जाएगा, कुछ दिन, नया नया लड़का है, खोला है, कुछ दिन के अंदर बंद हो जाएगा। ये लोगों का जो निगेटिव पार्ट था, ये मुझे बहुत मजबूती देता था। ऐसा लगता था कि एक मूर्ति जब हम बनाते हैं तो बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद में एक सुंदर मूर्ति बनती है। तो ये जो ठोकर लोग जो दे रहे थे, ये ठोकर जो था वो कॉमर्स को आगे ले जाने में मदद किया। आज मेरे साथ ही काम करने वाले कई लोगों ने नई कोचिंग डाली, कई जगह और कॉमर्स की क्लासेस शुरू हो गई। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा हुई। सीमान जी, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात अपने शुरुआती दौर में कही कि फ्री निःशुल्क शिक्षा देने की, फिर उसका व्यापारीकरण हुआ। तो सीमान जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि उस दौर में भी गुरु दक्षिणा दी जाती थी। इस दौर में भी गुरु दक्षिणा दी जाती है। तरीके बदल गए हैं, पुराने तरीके अलग थे। उस दौर में जिसने सिर्फ किसी मूर्ति के सामने शिक्षा ग्रहण की, वहाँ भी गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया था। यहाँ भी जब तरीके बदल गए, आज जब ऑनलाइन थ्रू पेमेंट हो रहा है, आज आगे आने वाले समय में और चीज़ें बदलेंगी। जैसा बदलेगा, बदलता हुआ स्वरूप हमें स्वीकार करना है, हमें उसके ऊपर अपेक्ष या आरोप नहीं लगाना है। वहाँ पे हमें उस चीज़ को स्वीकार करना है। लेकिन बहुत आरोप लगते हैं, ऐसा तो है। लगातार जो है लोग कहते हैं यार ये एजुकेशन की कमर तोड़ दी कोचिंग वालों ने, ऐसा वैसा दुनियादारी ये सारी। तो मैं तो एक बात कहूँगा कि अगर स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक अपने ही क्लासरूम के बच्चों को अगर बाहर पढ़ाने लगे, इसका मतलब सबसे पहले तो उसे पकड़ना चाहिए कि तुम क्लास में क्या पढ़ाते हो, जो उन्हीं बच्चों को फिर बाहर बुला के पढ़ाते हो। तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे एक गलत रास्ते को जन्म दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा कमज़ोर पड़ी। हम तो फिनिशर हैं, देखे होंगे क्रिकेट मैच में भी लास्ट में फिनिशर होते हैं, जो हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत पसंद किया जाता है। तो हम लोग जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो फिनिशर हैं, फिनिश करने का काम करती है। अब शुरुआती दौर से बच्चा अगर कोचिंग संस्थाओं में पढ़ रहा है, तो यहाँ कहीं स्कूल और कॉलेज से ये प्रश्न उठना चाहिए, कोचिंग संस्थाओं से नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ कहीं पढ़ाई में कमी रह जा रही है, बच्चा उसको यहाँ आकर के ले रहा है। सर, ये जो मोटिवेशनल वाला बात करते हैं आप, मतलब अभी कार है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, सब चीज़ है, ये अभी अच्छा लगता है। जो सुन रहे होंगे, जिनके पास नहीं होगा, उनकी स्थिति अभी थोड़ी डगमगा रही होगी, उनके सामने रास्ते बंद जैसे हो जाते, स्थिति हो जाती है। वो किस तरह से सरवाइव करके उस चीज़ से निकलेंगे? क्योंकि हम लोग को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सुन रहा होगा, हो सकता है उसका पसीना टपकते हुए वो फ़ैन नहीं चल रहा होगा, बिजली का बिल नहीं भरा होगा तो बिजली कट गई होगी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इतनी सुंदर बात सीमान जी आप मेरे से उठाए हो। मैं आपको बताऊं कि मैं कुर्सी पार में रहता था और झुग्गी झोपड़ी में ही रहता था। पसीने टपकते हुए जब सुंदर सपने देखे जाते हैं ना, तो उनको पूरा करने के लिए कदम को आगे बढ़ाना पड़ता है। आप घर में बैठ करके ये सोचते रहेंगे कि भगवान मेरी मदद कर दे, तो भगवान मदद नहीं करेगा। मदद के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। सफलता तभी मिलेगी जब कदम आपके आगे बढ़ेंगे। बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल या रील देखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसको अमल करना होगा। मैं भी झुग्गी झोपड़ी का हूँ। मेरी आंखों में भी जब आसमान में किसी कोई फ्लाइट को जाते हुए देखता था तो गर्जना सुन करके ही दौड़ जाता था। बिल्कुल। और आज आपको बताऊं कि कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता होगा जहां 10 बार मैं फ्लाइट में नहीं चढ़ता हूँगा। तो ये आपके सपनों को हकीकत में तभी बदल सकते हैं आप, जब आपके अंदर जज्बा हो, जुनून हो, पागलपन हो, आप किसी काम को करते हो। अगर आप रात को सोते हैं
और सो करके सपने देखते हैं, तो समझ जाइए उस सपने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जागती हुई आंखों से सपने देखो सीमान जी, उसका एक अलग मजा है। उसी सपनों को मैंने देखा, हकीकत में बदला, और आज वर्तमान में निश्चित तौर से सारी सुख सुविधाएं हैं। साथ में ये भी जोड़ूंगा कि गाड़ी है, बंगला है, घर है, और साथ में एक सुंदर परिवार है। मेरी माता जी मेरे साथ रही पूरी ज़िंदगी, पिताजी मेरे साथ रहे पूरी ज़िंदगी, और बच्चों को भी मैं ये कहता हूँ कि जब तुम अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया में तुम किसी की इज्जत नहीं। बिल्कुल सर, जैसे अमूमन ज़िंदगी में ऐसे कोई ऊंच नीच होती हैं, कोई चीज़ें होती हैं, बड़ा मतलब आदमी किसी को इंस्पायर बनाता है, इंस्पिरेशन बनाता है कि ये मैं इसको देख करके आगे बढ़ूँगा, इसको देख करके आगे बढ़ूँगा। बहुत तरीके होते हैं, लोग गाना गाते हैं कई लोग। अब संतोष राय सर, आज डॉक्टर संतोष राय सर थोड़ा सा अलग ले जाते हैं इनको कोचिंग के फील्ड से, थोड़ा सा गाना वगैरह आपको पसंद, मतलब कुछ गाने भी मुझे पसंद हैं, एक्सरसाइज भी मुझे पसंद है। एक्सरसाइज तो आप करते रहते हो, तो डांस भी मुझे पसंद है। हर चीज, दुनिया की हर चीज आप करें, मना ही नहीं है। कुछ लोग को आम पसंद है, कुछ को इमली पसंद है, कुछ को सेव पसंद है, कुछ को केला पसंद है, किसी को चना पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है। पसंद अलग अलग हो सकती है, सब पसंद रहे, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो आपको ज्यादा पसंद है। तो मुझे ज़्यादा पसंद है जब अगर मैं किसी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता हूँ और बच्चा मुस्कुरा करके जब कहता है कि सर ने क्या ज़बरदस्त पढ़ाया, मज़ा आ गया, ये पार्ट मुझे एनर्जी देता है। ये पार्ट जब बच्चे कहते हैं कि मेरा करियर बदल गया। मैं आज भी काजल साव का नाम लेना चाहूँगा, जो बच्ची मेरे पास आई, आज बॉम्बे में जॉब कर रही है। आज भी अंजलि देशमुख का नाम आपके इंटरव्यू में मैं ले चुका हूँ, आज वो जॉब में है। और आज भी एक बच्ची का नाम ले रहा हूँ, आप आज के 3 साल बाद फिर से इंटरव्यू करिएगा, वो भी बड़े खूबसूरत जॉब में होगी, कोमल स्वामी। ये बच्ची बहुत ही अच्छा कर रही है और अभी 12th में 95% ला करके 12th पास की। तो इतनी सुविधाएं नहीं है इसके पास, तकलीफें हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा रियल में अच्छा पढ़ना चाहता है और रियल में पढ़ रहा है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, दूसरे शब्दों में कहूँ कि गरीब है, तो हम उसे पढ़ाएंगे निःशुल्क, लेकिन उसी बच्चे को पढ़ाएंगे जो बच्चा रियल में पढ़ता हो, मेहनत करता हो। ये जैसे एजुकेशन पे बात कर रहे थे, अभी कुछ समर के अभी तो चल रहा है, लेकिन अब क्या स्टार्ट नया होगा पढ़ाई में, यहाँ कोचिंग में आपके यहाँ जो है, वहाँ पे और क्या नया कुछ होने वाला है? हम ऐसे कोर्स को लेके चलते हैं, जैसे CA पढ़ाते हैं हम, CA, CMA, CS, ये सब कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं। साथ में कॉमर्स की पूरे 11th, 12th और BCom के कोर्स चलते हैं। तो ये हमारा चूंकि सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो हर समय क्लासेस चलती ही रहती हैं, क्योंकि दिसंबर जून एग्जामिनेशन होता है, तो ऑटोमेटिक दिसंबर जब खत्म हुआ तो जून की तैयारी, जून खत्म हुआ तो दिसंबर की तैयारी, नवंबर मई एग्जामिनेशन होता है, तो नवंबर खत्म हुआ तो मई की तैयारी। तो हमारे यहाँ 12 महीने क्लास चलती रहती है। सिर्फ मार्च के लास्ट के 7 दिन और जून के शुरू के 5-7 दिन यही ऐसा होता है जो थोड़े हम कंफर्टेबल होते हैं। इसलिए हम लोग 2 जून को शूट कर रहे हैं। और ये सब बोरिया गेट आते हैं सर, इस रास्ते से मैं बहुत गुजरा हूँ। यहाँ पे मैंने भिलाई स्टील प्लांट में मैंने प्लेट मिल के ऊपर रिसर्च भी किया है। अच्छा। हाँ, प्लेट मिल के ऊपर हमने रिसर्च किया है। 3 महीने मैं रेगुलर प्लांट में आता रहा। और सीमांत जी, आज जब 2 जून की बात की तो वैसे ही मेरे दिमाग से आ गया कि सारी दुनिया 2 जून की रोटी के लिए ही अपना काम कर रही है, और आज 2 जून को हम लोग निकले हैं साथ में, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं ये सोच रहा था सर, जैसे कि एजुकेशन को लेकर के तो काफ़ी सारी बातें हो ही रही हैं, एक बड़ा समस्या ये है कि जो यंगस्टर्स हैं, दुनिया आगे निकल ही गई है, आप जैसे बताया कि अपने अपने तौर तरीक़ों के साथ आदमी निकल ही रहा है आगे, तो उसमें आप आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन अभी भी मैं अमूमन खबरें करता हूँ, किसी लड़के ने सफल नहीं हो पाया तो उसने गलत कदम उठा लिया, कोई लड़की सफल नहीं हो पाई तो गलत कदम। क्या डॉक्टर संतोष राय की ज़िंदगी में ऐसा कोई पल आया था कि उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है और मैं ये कदम उठा लेता हूँ, खुद की ये लीला समाप्त कर लेता हूँ, ऐसा कुछ हुआ? मैं हरदम ये कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ बच्चों को मैं सिखाता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, और जिस समस्या का कोई समाधान नहीं है वो समस्या नहीं। आप लोग इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि सबको छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। आपकी भगवान परीक्षा उन्हीं की लेता है जो परीक्षा देने के लायक हो। बिल्कुल, भगवान उनकी परीक्षा नहीं लेगा। आत्मा तो बुज़दिल करते हैं,
हाँ, प्रेशर नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे पेरेंट्स का भी थोड़ा रोल है कि बच्चे को मानसिक रूप से प्रिपेयर करें कि बेटा अगर तू सीए की तैयारी कर रहा है या मेडिकल की तैयारी कर रहा है या सीएमए की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने अपने बच्चे को, मेरा बच्चा भी IITian है, मेरे घर में भी 2 भतीजे जो हैं CMA हैं, उनको एक ही बात कहता था, होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भगवान तुम्हारी नीयत में कुछ और बहुत अच्छा लिखा। तो यहाँ से पेरेंट्स मोटिवेट करें, और शिक्षकों को, क्लासरूम के टीचरों को भी मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को 30 साल हो गए शिक्षा के इस दौर में, कि बच्चों को इस बात के लिए हरदम प्रेरित करें कि तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, करना है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि एक स्कूल खुलता है तो एक जेल बंद होता है। एक अच्छा स्कूल जब भी खुलेगा तो एक जेल बंद हो जाएगी। तो शिक्षक भी बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि बेटा तुम कुछ नहीं कर पाते हो तो ये मत सोचना, भगवान तुम्हारे लिए कोई और रास्ता लिखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अंदर पीछे अगर आपका बैक सपोर्ट होगा ना, तो ये सब समस्या नहीं आएगी। और इतना सा कह देने से काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है मेरे ख्याल से। कंधे पे अगर हाथ हो बिल्कुल, तो फिर मैं तो कहता ही हूँ कि पिता का हाथ छूटा कि तेरा दिल टूटा। तो हाथ अगर है आपके सर पे तो कहीं कोई बात ही नहीं, कहीं कोई बात ही नहीं। आजकल ना वो लोग बोलते हैं कि यार बिना पॉलिटिक्स के ना कोई सर्वाइव, मतलब कोई इतना बड़ा नहीं बनता, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट रहता है। जैसे सपोर्ट की बात हुई तो याद आया, सर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? मेरे को पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। मतलब चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे क्रिकेट में आप स्पोर्ट्स की बात करोगे, चाहे 1983 में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कप जीते और कपिल देव की बात आई, कपिल देव कैप्टन हुआ करते थे, सौरव गांगुली ने किस तरीके से स्ट्रगल करके टीम को संवारा, चाहे धोनी की बात हो, विराट कोहली की बात हो, तो क्रिकेट में भी उतना ही इंटरेस्ट है, IPL से लेके वर्ल्ड कप तक। यहाँ राजनीति में भी इंटरेस्ट है, पार्षद से लेके मेयर से लेकर के विधायक और मुख्यमंत्री तक, और उधर चले सेंट्रल में तो केंद्रीय मंत्री तक। तो हर चीज में ज्ञान का मतलब ही होता है कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि हर घट घट में भगवान विद्यमान है, हर जगह भगवान है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। ऐसे ही एक ज्ञान अर्जित करने वाले बच्चे को, आज भी मैं बच्चा ही हूँ, ज्ञान अर्जित करता हूँ। आज भी डॉक्टर प्रमोद शर्मा कल्याण कॉलेज के, डॉक्टर अग्रवाल सर कल्याण कॉलेज के, इन सब का हाथ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि लगभग 45 साल की उम्र में डॉक्टर RP अग्रवाल के मार्गदर्शन में, डॉक्टर प्रमोद शर्मा के साथ से मैंने रायपुर यूनिवर्सिटी से PhD कंप्लीट की। और जो मेरा वाइवा ले रहे थे वो मेरी उम्र के होंगे या 1-2 साल छोटे होंगे। अच्छा। तो वहाँ मैं स्टूडेंट के रूप में बैठा था। तो ईगो नहीं आना चाहिए, सबसे मेन प्रॉब्लम हो रहा है ईगो टकरा रहा है, और लोग उसी में फिर सरवाइव कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे हैं, आपस में झगड़ा। तो गुस्सा कैसे कंट्रोल करें सर? बहुत गुस्सा वगैरह आता है। ये सब मैं कई जगह बाबा लोग का सुनता हूँ तो उसमें मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि जो बातें बोलते हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो मुंह में एक घूंट पानी ले लो। अरे जब गुस्सा आएगा तो जो मुंह में पानी है ना, उसको गटक के आदमी गुस्सा में आ जाएगा, या पानी कहाँ ढूंढते फिरेगा गुस्सा। गुस्सा एक उपवास है सीमांत जी। अगर कोई सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं, तो जैसे फास्ट रखा जाता है वैसे 7 दिन में 1 दिन आप फास्ट रखो, चाहे वो दिन कुछ भी हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, शनिवार हो, कि इस दिन मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। अब अगर मान लो आज का दिन है, संडे है, आपने फास्ट रखा है, उपवास रखा है कि मैं संडे को गुस्सा नहीं होऊंगा। आज अगर कोई गुस्सा दिलाएगा तो चूंकि आपका उपवास है तो आप क्या सोचोगे, रुक जा आज निकल जाने दे, मंडे तेरे को बताता हूँ। अच्छा। तो आप उपवास रखोगे तो 1 दिन तो जिंदगी से ऐसा गया जो वीक में 1 दिन जो गुस्सा नहीं हुए। उपवास रखो। अगर उपवास आप तोड़ दे रहे हो तो आप भगवान के भी भक्त नहीं हो, किसी चीज के भी भक्त नहीं हो। आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और जब 1 दिन का मामला आप सफल हो गए अपनी जिंदगी में तो 2 दिन का उपवास रखो। 1 दिन उपवास, 3 दिन का गैप, फिर 1 दिन और उपवास, 2 दिन फास्ट तो नॉर्मली लोग रखते हैं, बहुत से लोग। अब 2 दिन फास्ट रख के देखो सीमान जी, ऐसा परिवर्तन आएगा कि गुस्सा नियंत्रण में होगा। अब आप ये पूछ दोगे कि आप कौन सा 2 दिन फास्ट रखते हो, आप कौन सा 2 दिन फास्ट रखते हो? तो मेरी नियति में अभी 3 दिन मैं फास्ट रखता हूँ, सोमवार, बुधवार और शनिवार। ये 3 दिन अगर आप मुझे गाली भी दे देंगे तो मैं आपको रिप्लाई स्माइल करके ही करूँगा। और मैं सिखाता भी हूँ कि जैसे मान लो मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हो। मान लो मैं आपको पेन दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हो। मान लो मैं आपको अपनी कोई गिफ्ट दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हो, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? मेरे पास।
ऐसे ही अगर कोई गाली दे रहा है, मैं नहीं ले रहा, आप नहीं ले रहे हो, तो गाली किसके पास रहेगा? उसके पास अपना रखे, अपनी गाली रखे और गाली लेकर के जाए। ये बहुत बढ़िया टिप्स था और इसको ज़रूर अप्लाई करें। और सर एक चीज़ है, शाहरुख खान का मैं मतलब ये तो फ़ैन हूँ और कोट भी उनके काफ़ी सारे पढ़ते रहता हूँ। उसमें ये था कि जब कोई चीज़ आप जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब कोई म्यूज़िक में रहता है इंटरेस्ट, कोई उसमें आप फलीभूत होना चाहते हो लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाते हो और दूसरे चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो जैसे उस समय सक्सेसफुल हो गए उस चीज़ में और तब कहीं समय मिला तो उस चीज़ को कर रहे हैं जो चीज़ इंटरेस्ट में थी। ऐसा डॉक्टर संतोष राय के ज़िंदगी में है कि पढ़ाई 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 लेकिन फिर टाइम मिला तो वो चीज़ जो वो करना चाहते थे, ऐसा कोई चीज़ है जो करना चाहते थे नहीं कर पाए और अब? जो मैं करना चाहता था, मुझे एक्सप्लोर करना, चीज़ों को देखना, समझना, उसके बारे में जानना बहुत पसंद है। मैं तो एक छोटी सी यात्रा के बारे में कहूँ कि अगर मैं यहाँ से नागपुर भी जाता हूँ तो अगर किसी बीच में एक स्टॉपेज होगा, देखते होंगे सोमनी के आसपास जहाँ लोग रुकते हैं, मैं वहाँ भी उतरता हूँ तो सोमनी का पूरा डिटेल लेने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ क्या क्या होता है, क्यों इसका नाम सोमनी पड़ा है, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो ये मेरी जिज्ञासा को शो करता है। ऐसे ही बच्चों में ये जिज्ञासा होना चाहिए कि आज अगर हम बोल रहे हैं कि शाम सवेरे पेड़ कट रहे हैं, अब शाम सवेरे तुमने जिसको काटा है, अब तुम्हारी रात और दिन कैसी कट रही है? तुमने रात दिन उसको काटा, अब तुम्हारा दिन रात कैसा कट रहा है देख लो। तो अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो वो एक अलग रूप होगा। आज भी मैं जिसके साथ बैठता हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपसे 4 चीज़ सीखूंगा। सीखने की मेरे अंदर जिज्ञासा है। मैं अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी से भी बहुत कुछ सीखा हूँ। वहाँ बैठो तो बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती है। उन्होंने बड़ा एक सुंदर शब्द कहा था जो आज भी मुझे हरदम याद रहता है कि पहले भी लोग लेते थे, जब उनको कोई देने आता था तो लोग कहा करते थे कि नहीं 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 मुझे मत दीजिए, मेरे बाल बच्चे हैं। और अब भी देने आते हैं तो शब्द वही है, दीजिए मेरे बाल बच्चे हैं। तो शब्द जो हैं बड़े खूबसूरत हैं कि दोनों ही परिस्थिति में मेरे भी तो बाल बच्चे हैं और मेरे भी तो बाल बच्चे। तो सीखना है। मैं यहाँ उद्योगपति सतीश झाम जी के साथ बैठता हूँ कभी, तो उनसे सीखता हूँ। अशोक सूरी जी से सीखता हूँ। मेरे आदरणीय भैया हैं मनीष गुप्ता जी से सीखता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सीखने के लिए विजय अग्रवाल जी हैं कि कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया, जमीन से कैसे, हर एक शख्स से कुछ ना कुछ लर्न करता है आदमी। बिल्कुल। नेचर को लेकर हम लोग बहुत खूबसूरत जगह में इस वक्त हैं और यहाँ बाहर भी निकलेंगे तो गर्मी थोड़ी सी, तपिश थोड़ी कम है। जस्ट पटरी के उस पार जाएंगे तो गर्मी बहुत है, पेड़ पौधे कम है। पेड़ लगाने को लेकर के बहुत सारी अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर जब गर्मी आती है, हमारे ऑफिस के पास आसपास कोई पेड़ नहीं है, लेकिन वहाँ एक बच्चन पान ठेला है। अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन है। वहाँ एक पेड़ है, उस ठेले को जो सेव कर, पूरे ऑफिस और तमाम आसपास के जो मार्केट है वहाँ की गाड़ियाँ वहीं खड़े होती हैं। मतलब उस समय पता चलता है उस चीज़ का। तो आप लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सर नेचर को लेकर के? क्योंकि अब अगर वही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे? सबसे अगर हमें इस मिशन को सफल करना है तो हमें बताना होगा, आप लोग के माध्यम से ही ये बातें लोगों तक जाएगी कि अगर कोई बच्चा या युवा 5 पेड़ लगाता है और अगले 5 साल तक, जैसे सरकार 5 साल चलती है, तो यहाँ पे नगर पालिका को ये करना होगा कि अगर कोई 5 पेड़ लगाता है और पहले साल से लेकर के 5वें साल तक उन पेड़ की फोटो खींच करके हमें भेजता है तो 5वें साल उन्हें नगर पालिका में बुला के सम्मानित किया जाएगा। तो 5 साल तक वो अपने पेड़ को जो लगाएगा उसको सेव करेगा। लगाना दिखाना एक अलग चीज़ है, लगाना सहेजना अलग चीज़ है। तो अगर इस तरीके के कुछ मिशन निकले, चाहे वो किसी भी रूप में निकले, कि आप 5 साल तक पेड़ लगाइए और हर साल वहाँ खड़े होकर फोटो खिंचाइए और उसे भेजिए नगर पालिका में, और नगर पालिका ऐसे 200 युवाओं को सम्मानित करेगी। ज़्यादा नंबर पाने से सम्मानित किया जाता है ना, ज़्यादा मार्क्स पाने से सम्मानित किया जाता है, अच्छे नंबर लाने से, यूनिवर्सिटी में रैंक लाने से सम्मानित किया जाता है। तो जो पर्यावरण की रक्षा करे उसे भी सम्मानित किया जाए और पारदर्शिता के साथ उसके पास 5 साल का हर साल भेजा हुआ फोटोग्राफ्स और पेड़ के साथ में फोटोग्राफ्स हो, तो आप देखिए क्या परिवर्तन आता है। सर
फिल्मों की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको हीरो कौन पसंद है, एक्टर? हीरो में मैं अमिताभ बच्चन को बड़ा एडमायर करता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तब भी वो हीरो थे। मीडियोकर लोगों के लिए भी हीरो हैं और बुजुर्गों के लिए भी हीरो हैं। टाइम के वो भी काफ़ी पंचुअल है, बोलते हैं सब टाइम पे। और अमिताभ बच्चन जी से जो सीखने की चीज़ मिलती है, जब वो काम करते हैं या जो चीज़ करते हैं तो पूरी शिद्दत से करते हैं। कभी आप मिले? अमिताभ बच्चन जी से मेरे को मिलने का जो सौभाग्य मिला, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पर्सनली मिल पाया। मेरे एक मित्र हैं जय नारायण भाटी जी, जो अमिताभ बच्चन जी का पूरा उनके यहाँ जाना है, तो मैं एक जगह लाइन में ऐसा खड़ा था, वहाँ से अमिताभ बच्चन जी ऐसे साथ में, मतलब जस्ट हाथ के डिस्टेंस के बाजू से गुजरे, ऐसा देखते हुए सबको नमस्ते करते हुए, सर नीचे करके ऐसा नमस्ते करते हैं, उस अंदाज में गुजरे। वो एक ऐसी छोटी सी मुलाकात है। एक्ट्रेस कोई? एक्ट्रेस में मैं कहूँ तो मुझे कैटरीना कैफ पसंद थी। अच्छा। क्योंकि यूथ के साथ, हाँ, क्योंकि मैं यूथ के साथ चलता हूँ। अच्छा। यूथ से ही पूछ लेता हूँ कि इस समय कौन बहुत अच्छा काम कर रहा है। कैटरीना कैफ के पहले अगर मैं जाऊँ तो मुझे भाग्यश्री काफ़ी अच्छा एक्टिंग करते हुए लगती थी। उसके और पहले जाऊँ तो हेमा मालिनी जी बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे यूथ के साथ आपको रहना है तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। बिल्कुल। तो अभी मैं कैटरीना का थी वर्ड इसलिए यूज किया कि अब बच्चों से पूछूंगा कि इस समय कौन। मैं सोचा कहीं विक्की कौशल से शादी हो गई तो ऐसा तो नहीं किया। अच्छा, पॉलिटिक्स में कौन पसंद है? पॉलिटिक्स में अगर मैं उस समय चलूँ तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे दिल के करीब पसंद है। एग्रेसिव पॉलिटिशियन में नरेंद्र मोदी जी एग्रेसिव पॉलिटिशियन है, वो चीज़ों को समझते हुए सब काम करते हैं। लोकल लेवल पे अगर हम छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर हम आ करके बात करें तो श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी रियल एक लीडर हैं। मुझे एक नेतृत्व क्षमता दिखती है। हारना जीतना तो एक अलग मैटर है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। सर, ये न्यू एजुकेशन सिस्टम को लेकर के थोड़ा सा समझाइश दे दें कि क्या है ये न्यू एजुकेशन सिस्टम, क्यों इतना, और कोचिंग को लेकर के जो बीच में चला था अभी कि कोचिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी, ट्वीट भी किया जा रहा था, क्या है थोड़ा सा वो समझा देंगे? न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2-3 साल तो तकलीफ होगा। जब कभी कोई ट्रेन स्पीड जब पकड़ती है तो देखिएगा ट्रैक चेंज करती है। जब ट्रैक चेंज होता है देखिएगा एक खड़खड़ाहट होती है, एक आवाज़ आती है। अगर आप ट्रेन में कभी बैठे हैं तो इस चीज़ की जानकारी होगी कि ट्रेन में क्या होता है, खड़खड़ाहट होती है। सेम अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो शिक्षा जगत में थोड़ी खड़खड़ाहट होगी, इसके बाद वो स्पीड पकड़ लेगी। इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हम आगे चलें, सेकंड पार्ट में चलें, ये हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात। दूसरा जो पार्ट आप रख रहे थे कि कोचिंग को लेके बात आई थी कि 16 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, तो ये सब तभी हो सकता है जब, या ख़त्म तभी हो सकता है 14 साल 16 साल वाला स्कीम। सबसे पहले घरेलू जो इंस्टीट्यूशन है, आप बड़े पे प्रहार क्यों करते हैं? बड़ा आपके शहर को बड़ा बनाता है। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट कोशिश करते हैं कि बेहतर शिक्षा प्रदान करें। आप वहाँ जाके सर्च करिए, उनसे बातचीत करिए। अगर कोई चीज़ विकसित हो रही है तो उस पर प्रहार न करें, उसका दुश्मन न बने, उसे शिक्षा माफिया जैसे अपशब्दों का प्रयोग न करें, वरना शिक्षा माफिया, हाँ, बहुत ज़्यादा वो होता है। और इसको लेकर के शिक्षा माफिया बोल देना मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी बदनामी की तरह आप शिक्षा को लेकर के कोट कर रहे हैं वैसा। तो ये सारी चीज़ तो हो गई सर, और बहुत अच्छी बातचीत रही। इस बातचीत के साथ साथ एक और चीज़ है, थोड़ा सा और कुछ टिप्स जो देख रहे होंगे उनको, भाई गुस्से के बारे में आपने बता ही दिया कि कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मारपीट वाली स्थिति हो गई हो, आपने कभी किसी को मार दिया हो, उठा पटक दिया हो? नहीं। कुश्ती आपको, आप, मैं जानता हूँ कुश्ती को लेकर के आप ज़्यादा प्रेरित रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि कभी कोई दाव दिखाना पड़ा हो? कुश्ती मैं आज नाम के साथ आपको बताऊंगा, बड़ी खूबसूरत कहानी है। क्लासरूम के अंदर जब क्लास, देखो रास्ते में कितने खूबसूरत ये मैंगो दिख रहे हैं, इतने आम यहाँ, मतलब ये सड़कों पे इतने तरीके से। तो कुश्ती की बात, मैं क्लासरूम में ही जब पूरे यूथ होते हैं, पूरे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो एक बार आज से करीबन 10-15 साल पहले मैंने क्लासरूम के अंदर ही कहा कि कौन ऐसा है जो पूरी क्लास में अपने आप को अपने युवा समझते हो, मेरी उम्र तो 40 साल के आसपास हो रही है, जिसको लगता है वो बताए कुश्ती मैं आपसे लड़ने को तैयार हूँ। तो अमित सिरपुरकर, जो मेरे से भी 6 सवा 6 फीट की हाइट है,
अमित सिरपुरकर खड़ा हुआ कि मैं कुश्ती लड़ता हूँ, और नवनीत पवार, आप जानते होंगे नवनीत पवार जो प्रॉपर्टी बिल्डर है, ये दो बच्चे खड़े हुए, कुश्ती का तारीख निर्धारित हुआ, स्टेडियम में कुश्ती हुई, और मैं ये बोल के रखा था कि अमित सिरपुरकर को 2 मिनट में मैं पटकूंगा, क्योंकि मुझे कुश्ती के दाव पेच बहुत अच्छे आते थे। मैंने बचपन में 5 साल कुश्ती लड़ा है। तो अमित सिरपुरकर उस स्टेडियम में पूरे लड़के लड़कियां मतलब इंस्टीट्यूट की हैं, और सर और उस छात्र के बीच में कुश्ती लड़ी जा रही है। तो वहाँ पे अमित सिरपुरकर को मैं 2 मिनट में चित्त कर दी। तो ये कला भी है सर। और कौन कौन सा कलाकारी है अंदर छुपा हुआ है? क्योंकि सब तो मैं पढ़ने में मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता था, पढ़ने का ये नया है कि पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन आप एकदम बिल्कुल कॉमर्स गुरु है और बेस्ट गुरु है। और लोग मतलब दूर दूर से आते हैं। बिलासपुर में भी संस्था है, वहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बारे में सर्च करते हैं, लोग आना जाना करते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे आज मेरे पास में, बिहार के बच्चे हैं, बहुत से बच्चे बिहार से आए हुए मेरे पास पढ़ रहे हैं, उड़ीसा के बच्चे हैं, इधर महाराष्ट्र के बच्चे हैं, सब जगह के बच्चे आज हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट, जो बेस्ट हो सके वैसा उनके साथ करें। पढ़ाई मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं आपको बताऊं, मैं 7th क्लास में हमारे समय में मैं सप्लीमेंट्री से पास आउट था, और 9th क्लास आते आते मैं स्कूल टॉपर था। 9th क्लास में कुर्सी पार जोन 1 में जो स्कूल है वहाँ का मैं टॉपर रहा हूँ 9th क्लास का। फिर मैंने मुड़ के पीछे कभी नहीं देखा कि कैसे हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। यहाँ एक बात ये सिद्ध होती है कि भगवान ने सबको 2 हाथ 2 पैर और एक खूबसूरत सर दिए हैं, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आज सिर्फ आप मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, रील में जो मोटिवेशनल चीज़ देख रहे हैं उसको देख करके मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन अगर खड़े करके आपको बोला जाए कि आप इस पर 2 मिनट लेक्चर दीजिए तो आप लेक्चर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा डेवलप करना होगा। तो ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा जिनको लग रहा है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, या मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ, तो आप पहले ये देखो ना कि आपका मन किस में लगता है। अगर कोई भी इंसान 7 घंटे प्रतिदिन अगर रील देखता है, 4 साल तक देखेगा, तो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। या 4 घंटे पर डे रील देखता है और 7 साल तक देखेगा तो भी थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो आप देखें कि अपने वक्त को आप कैसे व्यर्थ कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, क्योंकि वक्त आपको सिखा देगा कि मुझे गंवाना तेरे लिए उचित नहीं। तो ये बातचीत थी डॉक्टर संतोष राय जी से, और जैसा कि इन्होंने वक्त के बारे में बताया कि वक्त एक कोई शायरी भी है कि ए वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो वक्त नहीं लगता वाकई वक्त बदलने में। और रही बात उन तमाम सारी विषयों पर बातचीत हुई और बहुत मज़ेदार बातचीत थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आप सबसे अच्छा टॉपिक लगा कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। इसकी कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं बनी है कि आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं और वो कोई गोली देगा आपको। तो इसे कैसे, सारा चीज़ गुस्से से है सर, जहाँ तक सारी चिड़चिड़ापन, सारी चीज़ें, सारी बीमारियाँ, सब जब आपके मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मन चिड़चिड़ाना शुरू हो जाता है। अरे मैं तो बताना चाहूँगा, झोपड़पट्टी में रहते हुए 9th क्लास स्कूल टॉपर बना। जब स्कूल टॉपर बना तो ख्वाब आया कि यूनिवर्सिटी में रैंक आना चाहिए। M.Com आते आते यूनिवर्सिटी में रैंक मेरा आ गया। ख्वाब आया कि यार लिम्का बुक, गिनीज बुक, इंडिया बुक, गोल्डन बुक, सब बुक में मेरा नाम दर्ज हुआ। आज भी आज बोलेंगे कि आपके दिमाग में कौन सा ख्वाब है, क्या ऐसा करना चाहते हैं। आज लोगों को पढ़ने की इच्छा खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो हमने कोशिश किया है कि नेहरू नगर में एक एकाग्र लाइब्रेरी, काउंसलिंग, मैं आपको बताऊं, मैं फर्स्ट काउंसलिंग लोगों को फ्री देता हूं, निःशुल्क देता हूं। इसके बाद अगर रेगुलर उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से अपॉइंटमेंट करके उनकी काउंसलिंग करता हूँ कि आप किस तरीके से अपने ज़िंदगी को संवार सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए एक संदेश होगा कि अपने बच्चों का आप मालिक ना समझें अपने आप को। आप अपने बच्चे के मालिक नहीं हैं, आप अपने बच्चे के माली हैं। अगर एक फूल माली बहुत अच्छे से उसमें पानी खाद डालता है तो खूबसूरत फूल, खूबसूरत पौधे, खूबसूरत चीज़ें निकलती हैं। ऐसे ही आप अपने बच्चे की भावनाओं को, इमोशंस को समझते हुए खूबसूरत तरीके से खाद, बीज और संस्कार डालेंगे तो आप एक खूबसूरत माली के रूप में अपने बच्चे को डेवलप कर पाएंगे। पेरेंट्स को ये भी बता दीजिए सर, थोड़ा पेरेंटिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि ना
एक समय था जब पेरेंटिंग हुआ करती थी। अब पेरेंटिंग को लेकर के सिर्फ बड़े बड़े रील्स देखे जाते हैं, वीडियोस देखे जाते हैं, बातचीत होती है बस, और कुछ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। पेरेंटिंग हो नहीं पा रही एक्चुअल में, उसको लेकर के थोड़ा सा एक बात। मैं कई बार होता है सीमान जी, हमारे यहाँ ही पिता, माता और पुत्र अगर तीनों आते हैं और अगर उन्हें 5 मिनट बैठना है तो तीनों अपना मोबाइल लेकर के लगे रहते हैं। तीनों बिल्कुल, पिता भी लगे रहते हैं, माता भी। तो आप उन्हीं बातों को रोक सकते हैं। बड़ी खूबसूरत सी बात बता रहा हूँ कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर के एक बाबा के पास पहुंची। बोली, बाबा ये मेरा बच्चा बहुत मिठाई खाता है, गुड़ खाता है, आपकी बात मान जाएगा, एक बार इसको मना कर दीजिए मिठाई गुड़ ना खाए। बाबा बोले, बेटा 7 दिन बाद आना। महिला 7 दिन बाद पहुंची। बाबा ने कहा उसको कि बेटा गुड़ खाना, मिठाई खाना छोड़ दो, ये नुकसान है। बच्चा मान गया। लेकिन महिला के मन में क्यूरियोसिटी थी कि बाबा 7 दिन बाद क्यों बुलाए, वो तो उसी समय मना कर सकते थे। तो महिला ने पूछा बाबा से कि बाबा ये बताइए कि आपने मुझे 7 दिन बाद क्यों बुलाया था। बाबा ने कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता हूँ, बहुत ज़्यादा मिठाई खाता हूँ, तो देख रहा था कि मैं 7 दिन में मैं छोड़ पाता हूँ कि नहीं। अगर मैं छोड़ पाऊंगा तब तो इसे छोड़ने के लिए कहूँगा। पेरेंट्स के लिए भी यही है, आप कितना मोबाइल का यूज करते हैं, आप बच्चों के साथ कितने देर रहते हैं, क्या खाली टाइम में आप ही मोबाइल में लग जाते हैं तो बच्चों को छोड़ने के लिए कैसे कहेंगे। बिल्कुल। आप ही ड्रिंक करते हैं तो बच्चे को कैसे रोकेंगे, आप ही स्मोक करते हैं बच्चे को कैसे रोकेंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आपके अंदर वो भाव आए, आपके अंदर आपकी जो खूबसूरत आदतें देख करके ही बच्चा सीखता है। तो खुद को बदलें, दुनिया बदलेगी, और बदलती दुनिया में तमाम सारे बदलाव हो ही रहे हैं, और इन बदलाव के साथ ऐसे बदलाव भरे इंटरव्यूज़ भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। लगातार तमाम खबरों को लेकर के हम तो ज़मीनी हकीकत दिखाते ही हैं, तो सोचा आज ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर कार में बैठ कर के आपको वो तमाम सारी चीज़ें बताएं जो कहाँ 94 से शुरू होती है और कहाँ 2024 में पेरेंटिंग पर ख़त्म होती है। ख़त्म नहीं हुई है, सिलसिला जारी है, ये सफ़र भी जारी है। आगे क्या कुछ रहेगा इस सफ़र के दौरान और क्या क्या कुछ पड़ाव आएंगे, उसको लेकर के भी हम आपके बीच आते रहेंगे। शुक्रिया।